Namaskar, my all dear student of class 11. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your revision part for your upcoming examination of term 1 for the subject English. We have completed chapter number 1 of a supplementary book, a snapshot, that was the Summer of the Beautiful White Horse. Now this video covers chapter number 2 of a snapshot, the address, written by Marga Minko. We'll cover some value points including some question answers of this chapter. First, we start with some information about the writer, that is Marga Minko. This poet, we can say the poet name or the writer poet means she has also written some of the poems as well. So she was born, but whenever we are talking about the prose part, then we should convey the author or writer. Okay, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो poet, यहाँ पे author या writer लिख देती हूँ मैं, ठीक है. तो author की थोड़ी सी information देख लेते हैं हम. She was born on 31st March 1920, age 100 years, and Ginkin and Bevel, नीदरलैंड. ठीक है, यहाँ पे ये प्लेस है नीदरलैंड में, गिनकिन बेवेल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. स्पाउस इज लैम्बर्टस हैंड्रिकस वॉन्टेन एंड 1945 टू 1992. ठीक है, उनके हस्बैंड के बारे में है ये. अवार्ड्स, she got PC Hoft Award and Ferdinand Brodvicic Award. ठीक है, उनको 2 अवार्ड मिले थे, PC Hoft Award and Ferdinand Brodvicic Prize. ये 2 प्राइज उनको मिले थे. मूवीज, हैट बिटविक क्रूड, जो उनके वर्क पे बनी, एंड नेशनैलिटी, शी वॉज अ डच. ठीक है, तो मागा मिंको का वन ऑफ द राइटिंग दैट वी आर रीडिंग, दैट इज द एड्रेस. सबसे पहले थीम देखते हैं इस चैप्टर की, द एड्रेस की. दिस स्टोरी इज टचिंग अकाउंट ऑफ the girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. यहाँ पे किसका पोर्ट्रे किया गया है? द प्लेस वेयर दिस स्टोरी हैज बीन सेट, दैट इज हॉलैंड. हॉलैंड में ये सेट की गई है. और यहाँ पर जिस गर्ल के बारे में, जिस लड़की के बारे में जो मेन कैरेक्टर है, वो किस एक सर्च में या खोज में है, किस चीज़ की? अपनी मदर्स की बिलोंगिंग आप बोल सकते हो, जो सामान होता है जो उससे रिलेटेड, मतलब मदर से रिलेटेड, उसके घर से रिलेटेड जो सामान था वो उसकी सर्च में थी, खोज में थी, उससे रिलेटेड है ये स्टोरी. बट इवन आफ्टर फाइंडिंग वॉट she so much wanted to touch, to see, to feel and to remember, she leaves everything behind as it could not bring her dead mother back. जिस चीज़ के लिए उसने इतनी मेहनत किया, इतनी दूर से वो उसकी खोज में आई, उसको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको फील करने के लिए, उसको बहुत आसानी से वो सारी चीज़ों को छोड़कर चली जाती है. वाई? बिकॉज इवन आफ्टर हैविंग द कंपनी ऑफ ऑल दीज थिंग, शी कुड नॉट गेट हर मदर बैक. उसकी माँ उसको वापस नहीं मिल सकती है. तो यहाँ से इससे क्लियर है कि जिस गर्ल के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, उसकी माँ अब नहीं है. She decides to move on and live with only memories of the former times. बाद में वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ मेमोरीज, जो स्वीट मेमोरीज है पास्ट की, उनके साथ जिएगी. Former is called previous time. ठीक है, पहले का टाइम. The address that held so much importance till she visited the place lost its value and the girl realized that it could get her nothing but the pain. The address, जो बेसिक जो टाइटल है इस चैप्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसकी लाइफ में. क्यों? क्योंकि उसी एड्रेस पर जाकर whatever she was in search of, she could get those things. बट एक टाइम के बाद वो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है. उसको ये लगता है कि इस एड्रेस पे बार बार जाना मीन्स to just go towards the pain again and again, या to call the pain again and again. ठीक है, तो ये इसका बेसिक थीम है. यानी कि एक लड़की है जो किसी अपनी चीज़ों की खोज में है, बट उसको पता चल जाता है कि इन चीज़ों के साथ वो अपनी माँ को नहीं पा सकती है, तो वो उन चीज़ों के लिए लॉन्जिंग या डिज़ायर को छोड़ देती है. नाउ द कैरेक्टर्स देखते हैं. सबसे पहले इसके सबसे पहला जो कैरेक्टर है, द डॉटर. शी इज द नरेटर. जो डॉटर है वही क्या है? इस नरेटर है. इसका नाम नहीं दिया गया है. शी इज द नरेटर हु रिटर्न्स टू हॉलैंड टू गो टू द एड्रेस वेयर हर मदर्स प्रेशियस बिलोंगिंग्स वर केप्ट. कहाँ पे जाती है वो? हॉलैंड जाती है, जहाँ पे उसकी माँ की बहुत कीमती सामान कुछ था वो रखा हुआ है, जिसकी खोज में वो वहाँ पर आई है, हॉलैंड आई है. एज normally had returned after the Second World War in Holland. She wanted to see all possessions that were a bond between her family and her
सेल्फ। क्यों लेना चाहती है? वो पोजेशन है, जो चीज़ें हैं वो उसको उसकी माँ की याद दिलाएंगी, उसकी फैमिली की याद दिलाएंगी, उनको दोबारा देखने के लिए, उनको दोबारा पाने के लिए वो वापस आती है। अब वॉर टाइम नहीं है, यहाँ पर जो वॉर टाइम बताया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज ओवर नाउ एंड शी जस्ट हैज कम हियर नॉर्मली टू जस्ट गो टू सी द पोजेशन, टू सी ऑल दोज थिंग दैट कैन टेक हर मोर क्लोजर दैन टू हर फैमिली एंड टू हर सेल्फ। उसको अपने घर की पुरानी चीज़ें याद आती हैं, उनको पाने के लिए वो आती है। तो दिस इज द मेन कैरेक्टर, ये नरेटर है, ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। नेक्स्ट इज मिसेस एस, यही नाम दिया गया है, मिसेस एस, द नरेटर्स मदर इन द स्टोरी, एंड द नरेटर्स मदर हैज बीन कॉल्ड एज मिसेस एस। जो हमने डॉटर देखी वो उसकी मदर है मिसेस एस, और इनको मिसेस एस ही बोला गया है जहाँ पे भी इनका डिस्क्रिप्शन आया है। मीन्स शी हैज जस्ट बीन पोर्ट्रेट एज इन द फ्लैशबैक, बट इन द current time only the narrator is just reminding all the sweet memories of her mother, who could not see the manipulating and fraudulent nature of Mrs. Dorling. She was a simple tone, बहुत ही simple lady थी, but वो कभी भी नहीं देख पाई manipulating and fraudulent nature। इसमें जो obviously ये कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख गया है मिसेस डोरलिंग, तो मिसेस डोरलिंग से वो किस तरह से कनेक्ट थी, बट वो being a very simple nature lady, but one of the another character of this story that was Mrs. Dorling. She was just kind of a manipulative and fraudulent. Manipulative आप बोल सकते हो like clever, ठीक है, तो very cleverly she was dealing with other person, and fraudulent आप बोल सकते हो like deceiving, ठीक है, like deceiving means किसी को धोखा देना, डिच करना, धोखेबाजी करना। तो she was just dealing, but she was unaware. Why? Because Mrs. S was very simple lady. सो हर एक्वेंटेंस का मतलब फैमिलियर पर्सन, जान पहचान का आदमी। तो जो फैमिलियर, ये जो मिसेस डोरलिंग थी वो फैमिलियर पर्सन थी, उनकी जान पहचान की थी, बट वो बहुत सिंपल थी, एंड शी वॉज रियली वेरी क्लेवर। शी ट्रस्टेड मिसेस डोरलिंग एंड अलाउड हर टू कीप ऑल हर प्रेशियस बिलोंगिंग्स फॉर द टाइम बीइंग। उन्होंने कुछ ऐसा हुआ था कि मिसेस डोरलिंग को अलाउ किया था कि वो उनकी सारी प्रेशियस चीज़ें अपने साथ रख लें। अब वो क्या हुआ था वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो मिसेस एस वॉज द सेकेंड कैरेक्टर। नाउ थर्ड इज मिसेस डोरलिंग। ये थर्ड कैरेक्टर है मिसेस डोरलिंग का। She has been described as an old acquaintance of Mrs. S, जान पहचान, familiar person of, पुरानी जान पहचान की कोई उनकी थी Mrs. S की। After a long gap, she appeared again during the war. बहुत during the war मतलब जब war चल रही थी तब वो इस स्टोरी में दिखाई देती हैं। She possessed a cunning personality and she is the most reluctant to recognize the daughter and does not allow her to enter the house. वो एक कनिंग जो बोल सकते हैं बैड मीन्स बैड काइंड ऑफ मेंटालिटी शी वॉज हैविंग। शी वॉज वेरी क्लेवर, एंड वो बाद में उनकी डॉटर को, यानी कि मिसेस एस की डॉटर को अलाउ नहीं करती हैं इवन अपने घर में आने के लिए भी। मतलब मिसेस एस ने उनको अपनी सारी चीज़ें दे दी घर की, और बाद में जब ज़रूरत होती है तो वो उनकी डॉटर को अपने घर में भी नहीं आने देती हैं। तो ऐसा क्या हुआ था वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं, डॉटर, मिसेस एस एंड मिसेस डोरलिंग्स। चलो अब आगे देखते हैं स्टोरी। बैक इनटू द इंट्रोडक्शन। दैट बिफोर द इंट्रोडक्शन लेट मी जस्ट टेल यू द लोकेशन ऑफ हॉलैंड। हियर हॉलैंड इज इन नीदरलैंड। दिस इज वन ऑफ द प्रोविंस, अगर आप बोलो तो एक प्रोविंस है नीदरलैंड का हॉलैंड, जहाँ पे ये स्टोरी सेट की गई है। नाउ हॉलैंड नीदरलैंड अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। द स्टोरी इज अबाउट ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड। ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट वी कैन से यहाँ पे प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर दिखाया गया है, मीन्स द सिचुएशन दैट वॉज बिफोर द वॉर एंड द सिचुएशन दैट वॉर आफ्टर द वॉर. War is basically we can describe the critical situation that can also be we can say the substitute by some of the natural calamity as well. So उस टाइम पे human predicament is called human existence. कैसा होता है, तो पहले वॉर के पहले या वॉर के बाद में किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो सर्वाइव करते हैं उस कंडीशन में, कैसे पहले उनकी ज़िंदगी थी, कैसी बाद में, ये दिखाया गया है।
मिसेस एस अ ज्यू, वो कौन है, एक ज्यू है, वॉज अ रिच लेडी, वेयर इज मिसेस डोलिंग वॉज अ नॉन ज्यू। मिसेस डोलिंग जो है वो नॉन ज्यू है, मतलब दोनों के ही रिलीजन अलग है। The narrated daughter of Mrs. S had lost her house and her mother during the war, and now she had decided to come back to take her possession from Mrs. Doling, an old acquaintance of her mother whose address was given by her mother years ago. उनकी जो daughter है, Mrs. S की जो daughter है, अब काफ़ी टाइम, अब वॉर ओवर हो चुका है, एंड मिसेस डोलिंग के पास वो आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके पास उसकी मदर के कुछ, उसके घर की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है, वही चीज़ों को लेने के लिए वो वापस आती है, और उसके बाद वो उस एड्रेस पे आती है जो उसकी मदर ने उसको सालों पहले दिया था। When she reached the house, the woman treated her with cold reception and didn't let her into the house. जो वुमेन थी यानी कि मिसेस डोलिंग बहुत कोल्डली उससे बिहेव करती हैं, बहुत कोल्ड रिसेप्शन इज कॉल्ड, शी डिड नॉट वेलकम हर, इवन जस्ट इन अ वेरी कोल्ड मैनर, शी फोर्स्ड हर टू रिटर्न बैक। वो उनको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करती हैं और उसको वापस जाना पड़ता है। She decided to go back anyway on her next visit, and she met her daughter who let her in and told her to wait inside. दूसरी बार भी वो डिसाइड करती है कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी। उसके बाद दोबारा उनको उनकी डॉटर यानी कि मिसेस डोलिंग की डॉटर है, वो भी एक वन ऑफ द कैरेक्टर है इसका, दैट इज नॉट मेन बट दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। वो उनको बताती है कि वो बाहर गई हैं और वो उनको अंदर आने देती है। When she saw all the possession in front of her, she couldn't connect with them and decided to leave the house. वो सारी अपनी घर की चीज़ें देखती है वहाँ पर, बट वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। द इमोशंस दैट वर देयर विद दोज थिंग ऑफ हर, वो अब सारे इमोशंस खत्म हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ से अटैच नहीं होती है, वो सारी चीज़ें उसकी माँ को वापस नहीं ला सकती, इसीलिए वो वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। तो ये है इसका मेन इंट्रोडक्शन। सेंट्रल आइडिया, बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर आर इल्यूजन। पास्ट मतलब जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो भी इमेजिनरी, और फ्यूचर जो आया ही नहीं है वो दोनों ही इमेजिनरी इल्यूजन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। वॉट वी हैव विद अस इन ओनली प्रेजेंट, हमारे पास क्या है अभी, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेजेंट है जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं। The story clearly brings the light the fact that holding on to the past can be the extremely painful exercise. अगर आप अपने पास्ट को बार बार याद करोगे तो it can be very painful. Forgetting the moments and the experiences that torment you can really daunting. But once you accept your past wholeheartedly, you tend to be at ease with yourself. अगर आप वो एक्सपीरियंस को बार बार अगर उनके बीच में जाते हो, उनको याद करते हो, दे विल रियली हॉन्ट यू। बट एक बार आपने डिसाइड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया पूरे हार्ट से अपने जो भी पास्ट है, जो आपको अच्छा है या बुरा है, then obviously you will feel comfort. The author, despite being attached the memories to her past, had the courage to leave them behind in order to make a fresh beginning. बहुत चीज़ मतलब प्यारी चीज़, खुद की चीज़ें हैं उसकी सारी चीज़ें, बट उनसे उसकी मेमोरी अब अटैच नहीं है, वो इमोशंस अब उन चीज़ों में नहीं रहे, तो वो डिसाइड करती है और एक नई बिगनिंग के लिए तैयार हो जाती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। This complete chapter is divided in small parts. So I'm just writing the giving numbering of these things. ठीक है, एक तरह से summarize किया है, and then we will see some value points in very small point जो आपको help करेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट है मिसेस डोलिंग्स इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द नरेटर। इनडिफरेंट एटीट्यूड मतलब जो नहीं आप उसको होप कर सकते हो कि मैं किसी से मिलने जाऊंगा वो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगा, तो वो बताया है। The narrator knocked at the door of the house, but the door was opened only a little. She asked the owner if she knew her. The narrator told her that she was Mrs. S. daughter, but the owner of the house, Mrs. Doling, denied knowing her. Mrs. Doling's face gave absolutely no sign of recognition, and she kept staring at her without speaking any word. ये स्टोरी ही कैसे स्टार्ट होती है? नॉक से, ठीक है, दरवाजे पे नॉक होती है, जो दरवाज़ा खुलता है बहुत थोड़ा सा खुलता है, जो आया है मतलब जो गेस्ट है वो उससे कहता है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, बट द होस्ट डिनाइड टू रिकॉग्नाइज हर। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, एंड शी ट्रीटेड हर वेरी कोल्डली। दैट वॉज, आप देख सकते हो थोड़ा सा दरवाज़ा खोला है, एंड शी वॉज नॉट ट्रीटिंग हर वेरी कोल्डली। और किसने दरवाज़ा खोला है? मिसेस डोलिंग ने। कौन आया है? मिसेस एस की डॉटर आई है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए, ठीक है, बट वो उसको पहचानने से इनकार कर देती हैं।
The narrator thought that perhaps she was mistaken and had rung the wrong bell. अब जब इस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिलता है तो नरेटर को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बेल बजा दी, मतलब वो किसी गलत घर पर आ गई है. Then the narrator got a glimpse of her mother's green knitted cardigan which Mrs. Dorlings was wearing, and this confirmed to her that she had reached the correct address. But Mrs. Dorling excused herself by saying that she could not talk to the girl that day and she should come again later. And then she shamelessly closed the door. वो उनको बताती है बट वो उसको लगता है कि वो किसी गलत घर पर आ गई है, बट वो फिर अपना ग्रीन नेटेड कार्डिगन और उसके वुडन बटन्स देखती है जो मिसेस डॉर्लिंग ने पहना था और उन्होंने कहा कि ये तो मेरी माँ का है, वो पहचान जाती है. एंड शी वॉज कन्फर्म कि शी हैज अराइव्ड ऑन राइट एड्रेस. बट मिसेस डॉर्लिंग उसको बोल देती हैं कि भाई अभी उनके पास टाइम नहीं है, तुम दोबारा आ सकती हो, और शेमलेसली दरवाज़ा बंद कर लेती हैं. मतलब वो उसको अंदर आने के लिए भी नहीं बोलती हैं उसको, मतलब वो उनसे बात कर रही है ये भी नहीं बोलती कि अंदर आके बात करो या वो बाहर आ जाए, नहीं, वो बोल देती हैं कि नहीं अभी उनके पास टाइम नहीं है, दोबारा आना, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती. तो दिस वॉज द ट्रीटमेंट गिवन बाय मिसेस डॉर्लिंग टू मिसेस एस डॉटर. नाउ नंबर सेकेंड देखते हैं. That is someone watching the narrator from the window. The narrator stood for some time on the steps even after the door closed, and someone was watching her from the bay window. The girl presumed that someone other than Mrs. Dorling must be watching her and must have asked why the narrator came there. वो दरवाज़ा बंद हो जाता है बट उसके बाद भी वो थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है, और उसके बाद जो बे विंडो होती है, बे विंडो इज कॉल्ड द विंडो दैट इज नियर द गेट. जो मेन डोर के पास में जो विंडो है उसको बे विंडो बोला जाता है. उसको लगता है कि वहाँ से कोई देख रहा है और उसको लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग के अलावा भी वहाँ पे कोई है जो नरेटर को देख रहा है और वो पूछ रहा है कि कौन आया था, क्यों आया था. बट मिसेस डॉर्लिंग दोबारा से दरवाज़ा नहीं खोलती हैं. नेक्स्ट इज the narrator remembers what her mother told her. Number 3 part है ये हमारा. After this refusal, the narrator walked back to the station thinking about her mother, and her mother had given her Mrs. Dorling's address years ago. It had been in the first half of the war, and the narrator's mother told her about Mrs. Dorling's, an old acquaintance. अब वो वापस चली जाती है स्टेशन की तरफ और वो सोचती हुई जा रही है कि ये मिसेस डॉर्लिंग वही एड्रेस है जो मेरी माँ ने मुझे काफ़ी पहले दिया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. अभी वो क्या कर रही है, वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रही है. वो पहले की बात सोच रही है कि उसकी माँ ने उसको एड्रेस दिया था और उन्होंने बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग है वो हमारी जान पहचान की हैं. मतलब अभी वो क्या कर रही है, वो बातें याद कर रही है पिछली जो उसने जो एड्रेस दिया गया था. एंड दिस इज द एड्रेस दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, नंबर 46 डॉर्लिंग, एंड दैट वाज means she was on the right address that was situated on the Macroni Street. Macroni Street पे नंबर 46 में ही आई थी वो डॉर्लिंग्स के हाउस में जो उसकी माँ ने उसको दिया था. Now she also informed that every time when Mrs. Dorling came, she took something home with her. उसकी माँ ने, यहाँ पे she किसके लिए आया है, नरेटर्स की मदर के लिए आया है, यानी हम बोल सकते हैं मिसेस एस. मिसेस एस ने उसको बताया था. हर यहाँ पे किसके लिए आया है, नरेटर के लिए आया है, यानी कि डॉटर जो उनकी है उसके लिए आया है. उन्होंने अपनी बेटी को बताया था कि जब भी आती थी मिसेस डॉर्लिंग कुछ ना कुछ हमारे घर से लेकर जाती थी. The reason Mrs. Dorling gave her to action was that she wanted to save all the goods thing, as the narrator's mother would not be able to save everything if they had to leave suddenly. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है हॉलैंड में. वो जहाँ पे जिस एरिया में वो रहते थे उसको कभी भी खाली करना पड़ सकता था विद द ऑफिशियल ऑर्डर. ठीक है, तो वो सोच रही थी कि अगर हमको घर खाली करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ग्रीवनेस ऑफ द वॉर, तो वो इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगी. इसीलिए उन्होंने अपनी एक जान पहचान की जो लेडी थी जो उस एरिया से अलग रहती थी उनसे बात किया था कि भाई आप हमारा सामान रख लो, जो हमारा सामान वहाँ पर सेफ रहेगा. अगर उनको घर छोड़ना भी पड़ा तो वो अकेली रहेंगी, इतना सारा सामान लेकर नहीं जा सकती हैं, तो वो थोड़ा सा सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो सकती हैं. The narrator's mother had accepted the idea and she was
rather obliged toward Mrs. Dorling that she was carrying such heavy luggage every time she visited, as it was really risky during the war. नरेटर्स की जो मदर थी मिसेस एस, तो वो तो उनकी ऑब्लाइज थी, मतलब वो तो सोच रही थी कि भाई मिसेस डोर्लिंग मेरे लिए इतना कर रही हैं, वो इतना भारी सामान मेरे लिए लेकर जा रही हैं, इतना मतलब पेन ले रही हैं, वो जितनी बार आती थी उतनी बार बहुत भर भर के सामान ले जाती थी, तो वो मिसेस एस तो उनके लिए मीन्स शी वॉज हैविंग वी कैन से ना द थैंकफुल टाइप ऑफ फीलिंग कि वो हमारे लिए इतना कर रही हैं, बट मिसेस डोर्लिंग वॉज नॉट द काइंड ऑफ थिंग जो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाते। नाउ नेक्स्ट देखो अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज द नरेटर रिमेंबर्स व्हेन शी मेट मिसेस डोर्लिंग। अब उसको याद आ रहा है, ये भी फ्लैशबैक में, अभी सब कुछ फ्लैशबैक में चल रहा है, वो कहाँ पे, अभी स्टेशन पे है और वो फ्लैशबैक की पूरी स्टोरी सोच रही है कि किस तरह से उसकी माँ ने उसको एड्रेस दिया, मिसेस डोर्लिंग के बारे में बताया था, अभी फ्लैशबैक चल रहा है। The narrator arrived at the station without having paid much attention to the things on the way, and she was walking in familiar places again for the first time since the war. अभी अगेन वो प्रेजेंट में आ जाती है और वो क्या कर रही है, वो स्टेशन की तरफ जा रही है, बट जितने भी familiar places हैं, भाई अपने घर वापस आओगे तो रोड, स्ट्रीट, लेन सब जान पहचान की होती है, बट वो बात ज़्यादा उनकी तरफ नहीं देख रही है। वाई? बिकॉज अगैन शी कैन बी फील नॉस्टैल्जिक, तो उसको याद आएगी घर की, तो पुरानी चीज़ें याद आएगी उसको, मतलब दर्द होगा, उसको पेन होगा, इसलिए वो याद नहीं कर रही है उन सारी चीज़ों को। शी डिडंट वांट टू अपसेट हरसेल्फ, वो अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती है विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ द मेमोरीज ऑफ द प्रीवियस टाइम। वो सड़कें, वो सारे घर जिसमें पुरानी यादें बसी हुई हैं। In the train, she remembered the first time when she had seen Mrs. Dorling. Again, अब वो ट्रेन में बैठ गई है और वो फिर से याद कर रही है मिसेस डोर्लिंग के टाइम का, एंड अगेन हमारी जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट, तो एक पैराग्राफ में ही आपके 2 लाइन में प्रेजेंट एंड देन अगेन पास्ट, फ्लैशबैक, इस तरह से आपको याद रखना है, तो ये एक बार टेक्स्ट आपको देखना ज़रूरी है। It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Dorling, who was wearing a brown coat and a shapeless hat. और उसके अभी फ्लैशबैक में जा रही, जब उसकी माँ उसको बताती है, और उन्होंने उसको मिसेस डोर्लिंग को देखा था, उस टाइम पे उन्होंने ब्राउन कोट पहना हुआ था और शेपलेस हैट पहना हुआ था। The narrator had asked from her mother she lived far away as she was carrying a heavy cases, and her mother told her that Mrs. Dorling lived at number 46 Macaroni Street. यहाँ पर उसने पूछा कि भाई जो इतना सारा सामान आप दे रहे हो, ये इतनी दूर रहती है, क्यों लेकर जा रही हैं? तब उसकी मदर ने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, उन्होंने बताया कि हाँ ये मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46 में रहती हैं और ये हमारी हेल्प कर रही हैं। उस टाइम पे मिसेस एस ने डॉटर को सिर्फ यही बताया था, एंड उन्होंने देखा था वो बड़ा सा कोट और शेपलेस हैट पहनकर उसका सामान लेकर, उनके घर का सामान लेकर वो जा रही थी। नेक्स्ट देखो, Initially, the narrator was reluctant to see the family's old belonging. अगर देखा जाए तो जो नरेटर है वो खुद ही नहीं चाहती थी वो सब पुरानी चीज़ें देखना, उसको पता था अगर वो पुरानी चीज़ें देखेगी तो यादें आएंगी वापस, उसको पेन होगा। The narrator had remembered the address but waited a long time to go there. उसको पता था, काफ़ी टाइम से पता था, बट वो बहुत दिनों तक उसने इंतज़ार किया, तब डिसाइड किया कि चलो अब मैं चलती हूँ। Initially, after the war was over, she was not interested in all the belongings lying with Mrs. Dorling. War को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया था, but she was not interested in their belongings. She was afraid to see the things that had belonged to her dead mother. अभी यहाँ पे क्लियर हो जाता है उसकी माँ मर चुकी है और उसको डर लग रहा था उन सारी चीज़ों को देखने में, क्योंकि उसको उसकी माँ की याद आएगी उनको देखकर। She did not want to see their belongings lying in their Dorling's house in boxes and cupboards and needing to be put back in the old places again. उसको क्या लग रहा था, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डोर्लिंग्स ने बॉक्सेस में या कबर्ड में बंद करके रखी हुई हैं और वो वापस अपनी जगह पर आने वाली हैं, मतलब वो अपने घर जाएगी, दोबारा से सारी चीज़ें अपने घर लगा देगी। She was scared that the things might make her very nostalgic. Nostalgic is called feeling homesickness, या पुरानी चीज़ों बातों को याद करके दुखी होना। उसने कहा कि ये होगा। But gradually her life became normal again and one day she became curious to know about all the possession. तो एक दिन उसने डिसाइड कर ही लिया and she was very very curious कि मैं देख के तो आती हूँ कि मेरी सारी जो घर की चीज़ें हैं वो किस हालत में हैं। तो एक बार वो डिसाइड कर लेती है उन गलियों में, उन सड़कों पे, और अपने घर की चीज़ों को वापस देखने के आने के लिए वो डिसाइड कर लेती है। आगे देखो, द नरेटर्स डिसाइड टू विजिट अगैन।
अब पहली बार तो जब उसने विजिट किया तो मिसेस डोरलिंग ने उसको घर में ही नहीं आने दिया, ठीक है। तो अब उसने क्या डिसाइड किया है, अब उसने डिसाइड किया है मैं दोबारा जाऊंगी। After a first visit did not yield any result, yield is called just prove or product or bring any result, then she decided to visit the second time. उसने decide किया मैं फिर से जाऊंगी। This time a girl of about 15 opened the door. अभी इस टाइम पे लगभग 15 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। As her mother was not at home, the narrator asked about Mrs. Dorling and she was told that Mrs. Dorling was not at home. उस टाइम पे Mrs. Dorling घर पर नहीं थी। She followed the girl along the passage and she noticed an old-fashioned iron candle holder which they never used, and they went into the living room. वो उनके साथ लॉबी से बाहर अंदर जाती है, कैंडल होल्डर देखती है, उसको पहचान में आ जाता है वो कैंडल होल्डर, और फिर वो कहाँ जाकर बैठते हैं, लिविंग रूम में उनको जाकर बिठा देती है। तो ये मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है, ये कैंडल होल्डर है जो वो देखती है वहाँ पर उनके पैसेज में, और वो दोबारा आने का वहाँ पे उसका एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा फ्रूटफुल हो जाता है ये उसकी विजिट। The narrator was horrified. She found herself in the midst of their old belongings, but they oppressed her as they were kept in the strange surroundings and in a very tasteless manner. नरेटर को देख के बहुत डर लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है, एक तरह से डिस्गस्टेड मैनर में, उनकी कोई ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनकी केयर नहीं की हो उन सारी चीज़ों की, इतनी स्ट्रेंज सराउंडिंग में वो रखी हुई थी, बहुत टेस्टलेस मैनर, टेस्टलेस इसको नॉट हैविंग द इंटरेस्ट इन ऑल, ऐसा लग रहा था उसको सारी चीज़ें अपनी देखकर उसको अच्छा नहीं लगा। She was hurt to see her family's belongings lying in a tasteless way with the ugly furniture and muggy smell. उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, उसने देखा उसकी इतनी सुंदर चीज़ें, इतनी फैमिली की जो पोजेशन था वो कहाँ पर कितने अगली फर्नीचर के पास पड़ा हुआ है, और अजीब सी स्मेल, मॉइस्चराइज स्मेल आ रही थी जिसको हम सीलन बोलते हैं, वो आ रही थी। द टेबल क्लॉथ, द सिल्वर कटलरी, बहुत सारी चीज़ें थी, इट इज़ कटलरी, ठीक है, एंड टेबल क्लॉथ, कटलरी जो सिल्वर की बनी हुई थी, एंड इवन द still life showing the apple on the tin plate belonged to her family. एक एप्पल ट्रे, ये इस तरह का जो फ्रेम था जिसमें एप्पल बने हुए थे, शी ऑलवेज व्हेन शी वॉज वेरी यंग, उसको असली लगते थे, वो हमेशा इनको खाने की कोशिश करती थी। सिल्वर की कटलरी थी, टेबल क्लॉथ था, सब बहुत अनकैम्प्ड वे में, बहुत गंदी तरीके से रखे हुए थे, और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। नाउ the narrator's keen observation of Mrs. Dorling's daughter. अब उसका ऑब्जर्वेशन वहाँ पर क्या रहता है वो देखो, I think it's 7, yes, number 7. She was keenly observing the girl who had a broad back similar to that of Mrs. Dorling. एक बार जब मिसेस डोरलिंग से जब वो मिली थी तब उन्होंने देखा था कि मिसेस डोरलिंग का ब्रॉड बैक, मतलब वो थोड़ी सी स्टाउटी महिला थी, तो चौड़ा सा उनका बैक था, बिल्कुल उनकी जो लड़की थी उनका भी, जो डॉटर थी मिसेस डोरलिंग की, उसका भी बिल्कुल ब्रॉड बैक था जो बिल्कुल मिसेस डोरलिंग की जैसा था। The girl was placing teacups for tea to be served and she was pouring tea from a white teapot which had a gold border on the lid, and then she took out some spoons from the box. उसने चाय अपनी माँ के लिए बना रही थी, उसने पूछा भाई आप भी लोगे, उसने कहा कि ठीक है, तो वो जिस टी पॉट से उसमें पोर कर रही थी, एंड दैट दिस वॉज द टी पॉट, एंड जिससे पॉट वो पोर कर रही थी वो कैसा था, वो गोल्ड की आउटलाइन बनी हुई थी, उसमें से वो पोर कर रही थी। उसने पहचान लिया कि भाई ये मेरा है, मिसेस एस की डॉटर ने पहचान लिया, एंड उसने कुछ स्पून्स निकाले बॉक्स से। ऑल दिस क्रॉकरी एंड कटलरी बिलोंग्ड to the narrator's family, but perhaps the girl was not aware of this fact. जितनी भी क्रॉकरी वो यूज़ कर रही थी वो सारी किसकी थी, नरेटर्स की फैमिली की थी, वो जो यूज़ कर रहे थे, बट उस लड़की को शायद ये चीज़ पता नहीं था। And she cracked a joke about eating dinner in those antique plates. उसको ये सारी चीज़ें बहुत फनी लग रही थी, एक तरह से वो देखा जाए तो टीनेज थी, बच्ची थी, उसको नहीं पता था। उसने कहा कि हम तो रोज ही नहीं एंटीक प्लेट्स में खाना खाते हैं। वो जब बताती कि ये प्लेट्स एंटीक है, सिल्वर की बनी हुई है, उसने कहा कि हम तो रोज इन्हीं में खाना खाते हैं, उसको नहीं पता था। The narrator also found a burn mark on the tablecloth, and the narrator indirectly hinted to the girl that they missed things which are either missing from their original place or have been loaned to somebody. उसने कहा कि भाई एक टेबल क्लॉथ जो उसका था उस पर उसने बर्न मार्क देखा, उसको बहुत बुरा लगा कि भाई
कितना बर्न मार्क है, उसको किसी ने मेंड भी नहीं करा, रिपेयर भी नहीं कराया, उसको ठीक भी नहीं किया, वो वैसे ही यूज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो अपनी प्लेस पे नहीं थी, उनके ओरिजिनल प्लेस पे लग रही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी को लोन दे दिया है, मतलब वो चीज़ें किसी को दे दी हैं, उनके बदले में उनको पैसा दे दिया है। अब जिस लेडी से आप ये नहीं होप कर सकते हो कि वो आपको इवन घर में आने के लिए बोले, तो उसके लिए ये विश्वास करना बहुत आसान है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को किसी और को दे दिया और उसके बदले में उन्होंने पैसे ले लिए, तो उसको ये भी चीज़ लग रही थी। यानी कि उसका वहाँ पे आना दैट वॉज रियली हर्टिंग हर, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। Now, the narrator remembers about polishing the silver cutlery. Again, यहाँ पर हम आ गए हैं flashback में, यहाँ पे फिर से flashback में आ गई है narrator. The narrator remembers the time when her mother was alive and the narrator was at home, either bored or ill. एक बार याद आता है कि एक बार मैं घर पे थी, या तो मैं बोर हो रही थी, कोई काम नहीं था, या मैं थोड़ी सी बीमार थी, तब मैं घर आई थी. Her mother asked her to polish the silver cutlery. उसकी मदर ने उसको बोला था कि भाई सिल्वर की जो हमारी कटलरी है उसको पॉलिश कराना है. सिल्वर बाय विद द टाइम ना इट गेट्स डार्कन, विद ऑक्सीडाइज हो जाती है, थोड़ी काली हो जाती है, उसको पॉलिश कराना पड़ता है टू गेट द शाइन बैक. उसकी मदर ने कहा कि भाई हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारी कटलरी है, उसको सिल्वर पॉलिश कराना है. उसको ये चीज़ याद आती है कि हाँ मेरी माँ ने ऐसा कहा था. She was surprised to hear that the cutlery that they were using were made up of silver. And even Mrs. Dorling's daughter was surprised to hear that they were using silver cutlery for everyday eating. अभी वो ये सारी चीज़ें बताती है उसकी डॉटर को कि ये जो चीज़ें हैं, ये तुमको पता है कि तुम कटलरी यूज़ कर रही हो, ये सिल्वर की, चांदी की बनी हुई है. उसकी जो डॉटर होती है वो सरप्राइज होती है, हम चांदी के बर्तन में खाते हैं. उसने कहा कि हम तो डेली इसी में खाते हैं. देन शी चेक्ड मोर कटलरी. वो जाती है ड्रॉर में और चेक करती है कि भाई मेरे पास तो और भी है. उसको पता चलता है कि जिन बर्तन में वो खाना खा रहे हैं डेली, वो किसके बने हुए हैं? सिल्वर. भाई चांदी के बर्तन में तो राजा महाराजा खाते थे. तो उसको बहुत आश्चर्य होता है ये सुनकर. नेक्स्ट इज नरेटर्स फाइनल रेजोल्यूशन. अब नरेटर का फाइनल जो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन, या उसने जो निश्चय कर लिया था. क्या कर लिया था? द नरेटर डिसाइडेड दैट शी कुड नॉट स्टे there anymore, and the address was correct, but the narrator did not want to remember if anymore. उसको समझ आ गया, तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ पे नहीं रुकूंगी, एड्रेस बिल्कुल राइट है, बट वो दोबारा चीज़ों को याद नहीं करना चाहती है. She felt that the objects were linked to the memory of a time which no longer existed. जो ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी चीज़ें थीं, वो जिस मेमोरी से कनेक्ट थीं, अब वो मेमोरी वहाँ पर नहीं रही. मेमोरी मतलब उसकी माँ जब तक थी तब तक उन चीज़ों की अहमियत थी, अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही है. दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग. उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो खो चुकी है. वहाँ पर स्ट्रेंज सराउंडिंग क्या बताया जा रहा है? डोर्लिंग, मिसेस डोर्लिंग का घर, जिस तरह से वो वहाँ पर रखी हुई थी, तो वो नरेटर वहाँ से चली जाती है. एंड शी वॉज अगेन बैक टू द सेम स्ट्रीट, सेम लेन, जहाँ से वो वापस आई थी. She confronted herself by thinking that her present house was too small to accommodate all the old stuff, and she left the house leaving all her family belongings behind. अब उसको कुछ ना कुछ तो कंसोल करना था. जैसे जब हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो कंसोल करते हैं कि भाई ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, उसके भी मार्क्स कम आए हैं. तो उसने इस तरह से अपने आप को कंसोल किया कि भाई मेरा जो प्रेजेंट घर है, जो मेरा घर है अभी वाला, वो बहुत छोटा है, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं. ये एक और रीज़न था कि उसने डिसाइड कर लिया और वो वापस आ जाती है. ठीक है, तो दिस वॉज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर, दैट हाउ शी हैज़ found the address, reached there, saw the condition of the belonging, and again resolute that she did not want to go to take all those things again, and she returned back. ठीक है, चलो अभी मैंने समरी फॉर्म में बता दिया, फटाफट से आपको छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स के फॉर्म में बता देती हूँ. ऑल द वैल्यू, जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स. The narrator decided to visit the address that was given to her by mother, where all her family possessions were kept very safely by Mrs. Dorling, and they all were precious. And ये यहाँ पर जो एड्रेस बताया गया है, ये आप याद रखिएगा, दैट वाज नंबर 46 मिसेस डोर्लिंग्स हाउस, दैट वाज ऑन मैक्रोनी स्ट्रीट. ठीक है, ये आपको याद रहेगा किस तरह से वो गई वहाँ पर और किस तरह से मिली उनसे. द फर्स्ट टाइम
When the narrator visited the address, Mrs. Dorling behaved in a very most absurd manner. Absurd is called मतलब that you cannot believe. Okay, बहुत गंदी तरीके से उन्होंने उसको treat किया था. She refused to recognize the narrator and did not let her enter even in the house, and so the narrator returns empty hand. पहली visit जो थी उसकी वो खाली हाथ वापस आ गई थी. Then the narrator is reminded of her mother, Mrs. S, who had given this address to her years ago when, in spite of the war, they were living in the Holland, and she saw Mrs. Dorling, who was introduced to her as an old acquaintance of her mother. उसको याद आया कि किस तरह से उसकी माँ ने उसको बताया था जब वो हॉलैंड में थे कि मिसेस डोर्लिंग है वो उनकी पुरानी जान पहचान की है जिनको वो अपनी सारी चीज़ें दे रही हैं बिकॉज ऑफ द unpredictable condition or situation or because of the war. The narrator noticed many of the precious items missing from their places. Then Mrs. S told that Mrs. Dorling was helping her by taking her tablecloth, silver cutleries, antique plates, large vases and crockery to her house and keep in the safe custody in the case that had leave the house suddenly. जब वो माँ घर पे आई उसने देखा कि भाई उसके घर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, गायब थी. वो जब मिसेस डोर्लिंग के बारे में नहीं जानती थी तब की बात है. तब उसकी माँ ने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने मिसेस डोर्लिंग को दे दी हैं और रीज़न बताया. और क्या चीज़ें थी? सिल्वर कटलरी उसकी जगह पे नहीं थी, टेबल क्लॉथ नहीं था, बहुत सारी एंटीक प्लेट्स नहीं थी, लार्ज वॉसेस जो बड़े बड़े होते हैं वॉसेस जो हम रखते हैं कमरे में वो नहीं थे, क्रॉकरी नहीं थी. इन सब चीज़ों को उसने किसको दे दिया था? मिसेस एस ने मिसेस डोर्लिंग को फॉर सेफ कस्टडी. The narrator decided to revisit the house of Mrs. Dorling as she felt the urge to see all her mother's belongings. She just wanted to touch them, feel them and remember them. एक बार cold we can say ना welcome पाने के बाद भी वो decide करती है कि नहीं वो वापस जाएगी अपनी चीज़ों को देखने. Why? Because वो उनको touch करना चाहती है, उनको feel करना चाहती है, उनको याद करना चाहती है. तो वो दोबारा जाती है उसी एड्रेस पे. And on her second visit to 46 Macaroni Street, she could get entry into the house as Mrs. Dorling, 15 years old daughter, opened the door and her mother was not at home. जाती है वो कहाँ जाती है? 46 Macaroni Street, Dorling's house. वहाँ पे कौन मिलता है उसको? Mrs. Dorling की 15 years daughter. And the girl led her to the living room where the narrator's dismay मतलब दुखी हो जाती है. Things belonging to her mother were arranged in very bad manner. बहुत गंदी तरीके से उनको अरेंज किया गया था. बट एटलीस्ट उसकी डोर्लिंग की डॉटर ने उसको अंदर तो बुलाया. दैट वॉज द सेटिस्फैक्शन. सो दिस विजिट वॉज फ्रूटफुल अ लिटिल बट इवन दैन लास्ट में वो कुछ भी वापस लेकर नहीं आती है. Mrs. Dorling's daughter innocently told the narrator that they were using all the antique plates and crockery and cutlery. जो उनकी innocently, वो तो एक तरह से बच्ची थी, वो बताती है कि हम तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको नहीं पता था कि वो नरेटर की हैं. वो हम तो रोज़ यूज़ करते हैं, वो अपनी डेली यूज़ में ये सारी चीज़ें यूज़ करती थी, वो उसको बस सब बता देती है. The narrator took an impulsive decision to leave everything behind as the precious object owned by her mother had lost their value. वो डिसाइड कर लेती है नरेटर कि भाई सारी चीज़ों को मैं पीछे छोड़ दूंगी. क्यों? भाई उसकी मदर की याद उनके साथ नहीं है, मदर उनके साथ नहीं है तो उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. ऑल्सो दीज ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद अ मदर वर नाउ इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग. बहुत स्ट्रेंज सराउंडिंग में थे, अनकैम्प्ड वे में रखे हुए थे, इसीलिए बहुत दुखी मन से ये डिसीजन लेती है. एंड देन the narrator decided to forget her past and is brought back the bitter memories. Her mother was no more and there to revive the pleasant memories. वो बहुत bitter heart से और बहुत we can say hard heart से decision लेती है कि अब वो past bitter जितनी भी memories थी उनको याद नहीं करेगी क्योंकि उससे सिर्फ उसको pain होगा और कुछ नहीं. And that's why she decided, narrator walked out of Mrs. Dorling's house and deciding that she would never come back to this house to see or take away the family's possession as she had no place to keep all this happening. वो कंसोल किस चीज़ से करती है? प्रैक्टिकल आइडिया कि भाई वो सारी चीज़ें क्यों नहीं ले जा रही है. वो चाहती तो ले जा सकती थी. मिसेस डोर्लिंग को बोल के मेरी सारी चीज़ें मैं ले सकती हूँ और उसने उसकी डॉटर को पहले ही बता दिया था. बट उसने कंसोल किया कि मैं क्या फ़ायदा इनको ले जाने से, मुझे माँ की याद आएगी और अब इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही मेरे लिए और मेरे जो घर है अभी जो प्रेजेंट घर है वो बहुत छोटा है. तो ये सारी कंसोलेशन देती है और वो वापस चली जाती है. ठीक है. तो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर दैट हाउ शी हैज़ decided to just leave all the past memories behind and start a new beginning.
क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नरेटर्स मदर ओपिनियन अबाउट मिसेस डोर्लिंग. मिसेस एस की क्या ओपिनियन थी मिसेस डोर्लिंग के बारे में? The narrator's mother considered Mrs. Dorling a very benevolent lady. Benevolent, you can say generous and very decent lady who strived to save their nice things by carrying some of them away. Each time she visited, जब भी वो आती थी वो उनकी कोई ना कोई चीज़ें ले जाती थी और ये मतलब वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी. उनको क्या लग रहा था कि हाँ मेरी वजह से कितना पेन ले रही है, but that was not right. The narrator's mother was unable to see through the lady who wished to cheat her out of the valuables. Instead of she felt grateful to Mrs. Dorling. तो यहाँ पर क्या देखना, मतलब उसकी जो बेटी है वो देख सकती है कि कैसे मेरी माँ है वो अनेबल है देखने में कि भाई मिसेस डोर्लिंग जो कर रही हैं वो उसके लिए उसको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज मिसेस डोर्लिंग वॉज नॉट हैविंग अ वेरी काइंड फीलिंग और वेरी राइट ओपिनियन अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ये उसकी डॉटर को पता चल गया बट मिसेस एस को ये सारी चीज़ें नहीं पता चली. वाई? बिकॉज मिसेस एस वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी जनरस लेडी. तो ये उनकी थिंकिंग थी, मतलब वो मिसेस डोर्लिंग के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. Why did the narrator return to Macaroni Street after a long time? The narrator returned to Macaroni Street after a long time because in the beginning, after the liberation, she was not interested in all those stored stuff. Stuff is called objects. She had lost her mother and was also afraid of being confronted with the things that remained as a painful reminder of the past. वो वापस क्यों नहीं आ रही थी इतने टाइम तक? वॉर ख़त्म होने के बाद उसको पता था कि अगर मैं जाऊंगी चीज़ों को देखूंगी मुझे माँ की याद आएगी, इसीलिए वो वहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी. बट अल्टीमेटली वो एक बार डिसाइड कर लेती है कि मुझे विजिट करना चाहिए मैक्रोनी स्ट्रीट का. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. नाउ ये स्टेटमेंट है, ये आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट. प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट. सम ऑफ द स्टेटमेंट आर देयर. अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है यू विल बी अनेबल टू कंप्लीट, बट सम ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड हियर. तो आप एक बार टेक्स्ट जरूर पढ़ना. When the narrator went to Mrs. Dorling's house the second time, a girl of about 15 let her in. Now, I stopped horrified. यहाँ पे I किसके लिए आया है? नरेटर के लिए आया है. I was in the room. Again narrator. I knew and did not know. सारा नरेटर की स्टेटमेंट के लिए है. She saw the familiar things arranged differently in unfamiliar surrounding and she found herself surrounded by the things that she wanted to see again but which really oppressed her in that strange atmosphere. उसको क्या लग रहा था? वो बहुत horrified हो गई. क्यों हो गई? By looking at the condition of the things. कैसी रखी हुई हैं उसकी चीज़ें. वो जिस रूम में बैठी हुई थी उसको नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें उसकी हैं, जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं थी. बहुत ही स्ट्रेंज और बैड सराउंडिंग में उनको रखा गया था. सो दिस स्टेटमेंट वाज थॉट बाय नरेटर. नेक्स्ट देखो. कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द नरेटर्स मदर एंड मिसेस डोर्लिंग. ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका. द नरेटर्स मदर वॉज अ ट्रस्टिंग वुमेन. मिसेस एस जो थी वो ट्रस्टिंग वुमेन थी. शी टोल्ड her daughter about Mrs. Dorling's an old acquaintance who had suddenly turned up or renewed their contact, and since she had been a regular visitor, वो आती जाती थी उनके घर पे रेगुलरली. And the mother did not doubt her kindness and was obliged. वो उनकी काइंडनेस पे कभी भी डाउट नहीं करती थी, वो obliged थी. That she insisted on taking all her nice things with her to save them. क्योंकि मिसेस एस ही उनको जोर करती थी कि भाई तुम मेरी सारी चीज़ें ले जाओ, और वो कितनी कभी मना नहीं किया, वो हमेशा ले जाती थी. The mother was worried about Mrs. Dorling getting a crick in her back. इतने भारी सामान उठाकर जो क्रिक पीछे स्ट्रेन आ जाता है बैक में, उसके लिए वो चिंता कर रही थी कि भाई मेरी कितना काम कर रही हैं, मेरी सारी चीज़ें लेकर जा रही हैं और इनकी बैक में भी स्ट्रेन आ गया. Means she was really very nice for her, carrying the crockery and lugging the large vases. And when the narrator showed her skepticism, she was annoyed. तो नरेटर ने जब कहा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, स्केप्टिसिज्म मीन्स व्हेन शी वांटेड टू जस्ट शो द रियल फेस ऑफ मिसेस डोर्लिंग, देन वो गुस्सा हो जाती है. उन्होंने कहा कि एक तो वो हमारी मदद कर रही हैं, यू शुड नॉट टॉक अबाउट दैट लेडी लाइक दिस. At the other hand, Mrs. Dorling was an opportunist. Opportunist मतलब बोल सकते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाता है. She renewed her contact primarily to take away the antique things the narrator's mother owned. मतलब उसने क्या किया? She renewed her contact primarily.
to take away the antique things of her narrator's own mother. मतलब she was really behaving very nicely with Mrs. S. उसको लग रहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें उसको वो ले जा सकती है, बाद में इनका फ़ायदा उठाएगी वो. When the narrator came back after years, she made her feel unwelcome as she did not wish to part with the things that her belonged to the narrator's mother. उसने अच्छे से, जब वो नरेटर वापस आई, उसको अच्छे से वेलकम नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सारी चीज़ें उस नरेटर की डॉटर वापस ले जाए. She was rude and brusque with the narrator and did not allow her to even enter in the house. वो बहुत rude और बहुत brusque, we can say ना, very throwing manner वो उसको treat करती है और उसको allow भी नहीं करती है कि वो अंदर आकर बात करे. ठीक है, तो this was the real character of Mrs. Dorling. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट पोस्ट वॉर मीटिंग विद मिसेस डोर्लिंग. नरेटर की जो पहले पोस्ट वॉर मीटिंग थी, मतलब वॉर खत्म हो गई थी, उसके बाद जो डोर्लिंग के साथ मीटिंग हुई, उसके बारे में लिखना है. When the narrator knocked at Mrs. Dorling's house, ये याद रखेंगे, पहली बार उसने सिर्फ देखा था, वो प्री या ड्यूरिंग द वॉर थी मीटिंग. ठीक है, जब उसकी माँ थी मिसेस डोर्लिंग को उसने एक बार थोड़ा सा जाते हुए देखा था, ब्रॉड बैग, ब्राउन कोट एंड अनशेप्ड हैट, वो ड्यूरिंग द वॉर मीटिंग थी. यहाँ क्वेश्चन में आपको पोस्ट वॉर मीटिंग पूछा है. पोस्ट वॉर मीटिंग मतलब जब वो उनसे मिलने आती है. ठीक है. Introduced herself as Mrs. S. daughter and Mrs. Dorling showed no sign of recognition. She held the door in a very, making clear that the narrator was not welcome. For some time she stared quietly at the narrator, at which she felt that it was not a person that she had been looking for. The narrator even noticed her wearing her mother's green knitted cardigan. उसको अच्छे से समझ आ गया. एक बार तो नरेटर को लगा कि मैं गलत आ गई हूँ, बट फिर उसने देखा कार्डिगन पहना हुआ है, वही वुडन बटन से, ये तो मेरी माँ का है. मतलब वो गलत एड्रेस पे नहीं थी, बट उसकी जो ओनर थी वो उसको अंदर आने देना नहीं चाहती थी. द लेडी सॉ हर बुक लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हिड हरसेल्फ पार्शियली बिहाइंड द डोर. मतलब जो कार्डिगन पहना हुआ था उसको लग रहा था इसने मुझे पहचान लिया है, और वो दरवाजे के पीछे छुप गई. When the narrator mentioned about her mother, she said that she had thought that none of the people who had left had come back. जब उसने अपनी मिसेस एस के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मुझे लगा वहाँ से कोई वापस ही नहीं आया. ड्यूरिंग द वॉर सब लोग वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए. द लेडी एक्सप्रेस रिग्रेट एट हर इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग फॉर हर, बट द नरेटर इंसिस्टेड ऑन टॉकिंग टू हर एंड हैविंग कम ऑल द वे फॉर इट. उसने क्या किया, जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो कहती थी भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ तुमको, बट नरेटर थी जो उसको इंसिस्ट कर रही थी टॉक करने के लिए, बात करने के लिए, जिससे वो याद दिला सके कि वो मिसेस एस की डॉटर है. However, the lady refused to talk to her and claiming it was not a convenient time and the narrator had no option but to leave. लेडी ने उसको मना कर दिया, साफ मना कर दिया, मैं बात नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है मुझसे बात करने का. और नरेटर के पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था वहाँ से जाने के सिवा, क्योंकि ज़बरदस्ती तो वो घर में घुस नहीं सकती थी. तो यही चीज़ थी. दिस वॉज द रियल एंटरटेनमेंट दैट वॉज गिवन बाय मिसेस डोर्लिंग टू मिसेस एस डॉटर. ठीक है, तो here we have completed the chapter with some important question answer. I'll think that this video will really help you, but before that also just give a look to the text and I'll meet you in the next video. Thank you.